ये बात तो आपको अच्छी तरीके से पता होगी कि एनसीईआरटी अपनी टेक्स्ट बुक्स में चीजों को कितनी कंसाइज तरीके से देती है। मतलब कोई अगर इतना बड़ा टॉपिक होगा ना तो एनसीईआरटी उसको 2 से 3 लाइन में निपटा देती है। पर अगर किसी पर्टिकुलर रिएक्शन को एनसीईआरटी ने अपने 2 से 3 चैप्टर में दे दिया हो तो आप भी समझ सकते हो कि वो रिएक्शन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगी। मैं बात कर रहा हूँ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की, जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में 2 से 3 चैप्टर में देखने को आपको मिल जाएगी। और यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, हर 1-2 साल छोड़ के यहाँ से क्वेश्चन आना ही है, ये बिल्कुल तय मानो। अभी नीट 2024 की मैं बात करूं, वहां भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था और अभी आगे भी पूछा जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे और बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से इस रिएक्शन को बिल्कुल एक अच्छे लेवल पे पढ़ेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे जो नीट में और जेईई मेंस में पूछे गए हैं और बिल्कुल अच्छे से इस रिएक्शन को कमांड में लेके आने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सागर बलूनी और मैं आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से छोटे से आपके अपने चैनल में। तो आज बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की। ये मैंने लिख दिया सर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब मैं आपको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपको कुछ छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले अपन बात करते हैं सर एल्काइल ग्रुप क्या हुआ। ठीक है, ये मैंने आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा दी, अच्छे तरीके से पढ़ाई है, बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से पढ़ाई है। 2500 बार मैंने आपको बता दिया कि एल्काइल ग्रुप क्या होता है। इसको अपन कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है सर, देख मेरे पास कोई एक एल्केन है ना, अगर मेरे पास कोई एक एल्केन है और उसमें से अगर मैंने एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया तो मेरा कौन सा ग्रुप बनता है सर? एल्काइल ग्रुप बनता है। यही तो होता है एल्काइल ग्रुप। ठीक है, मान लो मेरे पास मीथेन है CH4, उसमें से मैंने एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया तो क्या बनेगा? CH3 बनेगा। CH3 क्या होता है सर? एल्काइल ग्रुप ही तो होता है, इसको बोलते हैं मिथाइल। ठीक है, मेरे पास मान लो कौन सा एल्केन है सर? इथेन है। और इसमें से अगर मैंने एक हाइड्रोजन माइनस किया तो मेरे पास बन जाएगा CH3CH2, इसको बोलेंगे अपन इथाइल। और ये अपना कौन सा ग्रुप है? एल्काइल ग्रुप ही तो है। मतलब यहां से बात पता लग गई सर, एल्केन है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन माइनस किया जाए तो सर एल्काइल ग्रुप बनता है क्या? यस सर बनता है। ठीक है, तो हमको पता लग गया एल्काइल ग्रुप क्या होता है। ठीक है, अब बात आती है सर एसाइल ग्रुप की। कौन सा ग्रुप? एसाइल ग्रुप। ठीक है, तो एसाइल ग्रुप हमारा होता है R≡C≡O, इसको बोलते हैं अपन एसाइल ग्रुप। बात क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एल्काइल ग्रुप पता लग गया सर R होता है, और एसाइल ग्रुप पता लग गया सर R≡O होता है। बात क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अब जब मैं बात करता हूँ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की ना, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हमारी 2 तरीके की होती है। या तो होगी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है, या होगी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है सर, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन 2 तरीके की होती है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बोलूं या दूसरी रिएक्शन होगी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, अब देख इसमें क्या लगा हुआ है सर? एल्काइल लगा हुआ है, एल्काइल, और हमको पता है एल्काइल ग्रुप क्या होता है। ठीक है, और यहां पर लगा हुआ है सर एसाइल, हमको पता है सर एसाइल ग्रुप क्या होता है। ठीक है, तो मतलब जब मैं बात करूंगा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की तो यहां पर जो प्रोडक्ट हमारे पास आएगा ना उसमें आर लग जाएगा। क्या लग जाएगा? उसमें आर लग जाएगा, यानी उसमें एल्काइल ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, और जब मैं बात करूं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की तो कॉमन सेंस से पता लग रहा है, नाम से ही पता लग रहा है कि यहां पर लास्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा वहां पर एसाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। एसाइल ग्रुप यानी R≡O लग जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आपको बात क्लियर है? ठीक है, और जैसे जैसे मैं आपको रिएक्शन आगे बढ़ा रहा हूं ना, तो आप ऐसा मत सोचो कि अभी मैं पढ़ लेता हूँ, वीडियो को एक मूवी की तरह देख लेता हूँ, फिर नोट्स बनाऊंगा, फिर उसके बाद रिवाइज करूंगा, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। ऐसा नहीं करना। आप सोचो ना कि अभी इस वीडियो के साथ साथ ही मेरे साथ साथ ही आपको इस रिएक्शन में कमांड करना है। ठीक है, आपको मेरे साथ साथ ही इस वीडियो के साथ साथ, जैसे इस फ्लो में चल रही है ये वीडियो, उसी फ्लो के साथ आपको इस वीडियो के साथ साथ ही अपनी इस रिएक्शन को कमांड में लेके आना है। ठीक है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप मतलब 4 से 5 बार इसको फिर वापस देखो, फिर नोट्स बनाओ, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इतना टाइम हमारे पास नहीं है। हमको यहाँ पर कोशिश करनी है कि इस वीडियो के साथ साथ ही पूरी रिएक्शन को कमांड में लेके आना है और यहाँ पर पूरा अच्छे से हमको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, तो एक है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, अब दोनों के पास ना, चाहे मैं एल्काइलेशन वाली की बात करूं या एसाइलेशन की बात करूं, दोनों रिएक्शन में रिएक्टेंट हमारा कॉमन होता है। रिएक्टेंट क्या होता है सर? या तो बेंजीन होगा या बेंजीन डेरिवेटिव्स होगा, या तो बेंजीन होगा या बेंजीन डेरिवेटिव होगा। बात क्लियर है? ठीक है, अब बात करते हैं रिएजेंट की। ठीक है, तो जब मैं बात करूं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की तो यहाँ पर रिएजेंट होगा RCl AlCl3, RCl AlCl3।
ठीक है। RCl मतलब R हमको पता है ना, जैसे CH3 CH2, ये अपना क्या R है, तो R पे क्या लगा दे, Cl लगा दे, ये बन गया मेरा RCl। ये अपना R है तो ये अपना Cl है, ठीक है। बात क्लियर है। तो यहाँ पर रिएजेंट अपना क्या होता है, RCl AlCl3, ठीक है। और जब मैं बात करूं फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन की, तो वहां पर क्या होता है, RCOCl AlCl3, ठीक है। क्योंकि हमको पता है कि ये देख R है और एसाइल में भी R है, पर एसाइल में R के साथ साथ और क्या लगेगा, C डबल बॉन्ड O भी तो लगेगा। तो जब मैं एसाइल की बात करूंगा तो यहाँ पर RC डबल बॉन्ड O होगा और यहाँ पर इसके साथ क्या लगा, क्लोरीन लगा होगा, ठीक है। तो RCOCl AlCl3, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, हमारे रिएजेंट होते हैं, ठीक है। अब हमको पता है सर, अब हमको पता है ना, हमने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ली, इतनी बात तो हमको अच्छे तरीके से समझ में आ गई कि जो हैलोजेंस होते हैं उनकी भागने की क्षमता, उनकी लिविंग टेंडेंसी बहुत भयंकर होती है, ठीक है। जो हैलोजेंस होते हैं ना, उनकी भागने की क्षमता बहुत भयंकर होती है। तो अगर वो भागे, तो कहीं ना कहीं अपना नेगेटिव चार्ज लेके भागेंगे। तो क्लोरीन यहां से भागा तो Cl माइनस लेके भागा होगा, तो पीछे वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो ये ऐसा बन गया, ठीक है। मतलब जब मैं बात करता हूँ फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन की, तो यहाँ पर कार्बोकैटायन बनना तय है, तो यहाँ पर कार्बोकैटायन बनना तय है। तो यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन की, तो यहाँ पर इंटरमीडिएट कौन बनता है सर, कार्बोकैटायन बनता है। तो सर कार्बोकैटायन अगर बन गया तो वहां पर रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा भाई, होगा। कार्बोकैटायन का तो रीअरेंजमेंट होता है सर, और हमने इसके बारे में बिल्कुल अच्छे से डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। कार्बोकैटायन बना है तो उसका रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा, होगा सर, ठीक है। पर जब मैं बात करूं अगर फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन की, तो यहाँ पर हमारा रिएजेंट ये होता है, यहाँ पर ये क्लोरीन है, ये अपना नेगेटिव चार्ज लेके भागा तो पीछे पॉजिटिव लग जाएगा सर, ठीक है। समझ में आई बात। पर यहाँ पर देख, यहाँ पर रीअरेंजमेंट अब नहीं होगा, यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा। यहाँ पर तो कार्बोकैटायन बन गया था तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा, पर फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। इतनी बात यहाँ तक हमको क्लियर हो गई। तो वही बात मैंने लिख दी कि यहाँ रीअरेंजमेंट होगा और यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। तो हमने क्या पढ़ा, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है, दो प्रकार की होती है, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन बोलूं या फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन बोलूं, दोनों में रिएक्टेंट कॉमन है, बेंजीन या बेंजीन डेरिवेटिव्स, ठीक है। और जब मैं बात करता हूँ रिएजेंट की, तो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में रिएजेंट क्या होगा, RCl AlCl3, और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होगा, RCOCl AlCl3। और AlCl3 यहाँ पर क्या होता है, लीविस एसिड कैटलिस्ट होता है। क्या होता है सर, लीविस एसिड कैटलिस्ट होता है। इसका काम होता है इलेक्ट्रोफाइल को निकालना, इसका काम होता है इलेक्ट्रोफाइल को निकालना। अभी हम आगे बढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात, ठीक है। तो लीविस एसिड का काम क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल को निकालना। अब ध्यान से देख, जब मैं फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन की बात करूं, हमको पता है कि यहाँ पर जो रिएजेंट होता है RCl AlCl3 होता है, और AlCl3 क्या होता है, अपना लीविस एसिड कैटलिस्ट होता है। इसका काम होता है इलेक्ट्रोफाइल को निकालना, ठीक है। तो यहाँ पर देख इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, ये RCl लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो यहाँ पर तो क्लोरीन के ऊपर ना अंगूठा रख देना, जो क्लोरीन के अलावा कुछ भी बच गया वो क्या हो गया, हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है RCl, तो अगर क्लोरीन के ऊपर मैंने अंगूठा रख दिया तो क्लोरीन तो छुप गया, तो बचा क्या सर, R। तो R हमारा क्या सर, इलेक्ट्रोफाइल है। R हमारा क्या सर, इलेक्ट्रोफाइल है। वहीं अगर मैं इसकी बात करूं तो क्लोरीन पे अगर मैंने अंगूठा रख दिया तो बचा क्या मेरा सर, RC डबल बॉन्ड O, तो यही मेरा क्या है सर, इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। तो मुझे पता लग गया कि यहाँ पर फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, ठीक है। और जो हमारे ये लीविस एसिड कैटलिस्ट होते हैं, इनका काम यही होता है कि इलेक्ट्रोफाइल को निकालना। समझ में आई बात, ठीक है। अब देखिए, ये बात मैंने आपको बता दी, जो R होता है वो होता है अपना एल्काइल ग्रुप, और जो ये RC डबल बॉन्ड O होता है वो होता है हमारा एसाइल ग्रुप, ठीक है। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है। तो ये बेसिक बेसिक बातें पता लग गई हमको फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन की, ठीक है। चाहे मैं बात करूं फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन की बातें भी पता लग गई और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन की बातें भी सारी हमको पता लग गई। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में रीअरेंजमेंट होगा क्या, यस सर होगा, क्योंकि कार्बोकैटायन बनता है। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या रीअरेंजमेंट होगा, नहीं सर, यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होता, ठीक है। बात क्लियर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते अपन। तो अब मैं आपको बताता हूं कि हमको फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में खेलना कैसे है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया खेल, ठीक है। और अगर आपको खेल खेलना आ गया ना,
तो आप चाहे कितनी भी एडवांस लेवल की प्रॉब्लम हो उसको भी चंद सेकंडों में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम खेल देखते हैं, पर खेल मैं आपको बताऊं उससे पहले यहाँ पर मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहूंगा, और ये कंसेप्ट अगर आपको आ गया तो आपको खेल खेलना भी आराम से आ जाएगा। ठीक है, और ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है। अगर आपने मेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स देखे होंगे तो ऑलरेडी आपको ये कंसेप्ट आता होगा, क्योंकि मैंने बहुत बार कंसेप्ट को यूज किया है जब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ा रहा था। ठीक है, तो यहां पर देख, एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग का कंसेप्ट है, इसको हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी बहुत बार कर रखा है। तो यहां पर अपन इसको रिवाइज करते हैं, एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग का कंसेप्ट। ठीक है, तो यहां पर पहली बात आती है कि जो एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग वाला कंसेप्ट है ना, उसको हम कब लगाते हैं, कब यूज में लेके आते हैं। तो यहां पर जब हमको बेंजीन दिख जाए, जिस दिन हमको बेंजीन दिख जाए उस दिन हम एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग का कंसेप्ट खेल सकते हैं। ठीक है, तो बेंजीन दिखना बहुत मैंडेटरी है। ठीक है, तो बेंजीन हमको दिख गई। ठीक है, तो बेंजीन के साथ डायरेक्टली जो अटैच होगा ना, यहाँ पर जैसे कौन है, वाई अटैच है। बेंजीन के साथ जो डायरेक्टली अटैच है कौन है सर, वाई है। ठीक है, और वाई के साथ कौन अटैच है, ए, बी और सी। ठीक है, वाई के साथ कौन अटैच है, ए, बी और सी। ठीक है, और बेंजीन के साथ डायरेक्टली कौन अटैच है, वाई अटैच है। तो यहाँ पर हमको क्या देखना है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, जो कार्बन होता है ना, कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, हाइड्रोजन की होती है, और कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इतना भी अगर आपको पता है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसी से काम चल जाता है। ठीक है, कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, हाइड्रोजन की, और कार्बन से ज्यादा किसकी होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, अब ध्यान से देख, अगर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की, बी की और सी की, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो वाई से कम हो या फिर वाई के बराबर हो ना, तो हम उस दिन बोलेंगे कि जो हमारा बेंजीन है वो एक्टिवेटिंग है। तो यहाँ पर हमको पता लग गया कि हम एक्टिवेटिंग कब बोलेंगे, हम एक्टिवेटिंग बेंजीन को उस दिन बोलेंगे जिस दिन हमको पता लगेगा कि जो वाई के साथ डायरेक्टली अटैच है ना, ए, बी और सी, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाई से या तो कम है या तो वाई के बराबर है। हम उस दिन बोल देंगे कि हमारी जो बेंजीन है वो एक्टिवेटिंग है। वो क्या है सर, एक्टिवेटिंग है। तो एक्टिवेटिंग की बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं अपन डीएक्टिवेटिंग कब बोलेंगे। तो हमें डीएक्टिवेटिंग उस दिन बोलेंगे ना जिस दिन ए, बी और सी इनमें से किसी की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाई से अगर जिस दिन ज्यादा हो जाए, ए, बी और सी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर वाई से ज्यादा हो जाए ना, किसी की भी, तो हम बोल देंगे कि यहाँ पर बेंजीन हमारी डीएक्टिवेटिंग है। ठीक है, या फिर वाई के साथ अगर डायरेक्टली डबल बॉन्ड अटैच हो, वाई के साथ अगर डबल बॉन्ड अटैच हो तो भी हम क्या बोल देंगे कि यहाँ पर बेंजीन कैसी है, अपनी डीएक्टिवेटिंग है। तो हमको समझ में आ गया कि कब हम एक्टिवेटिंग बोलेंगे और कब हम डीएक्टिवेटिंग बोलेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल प्रैक्टिस करो। जैसे देख, ये बेंजीन है, ये मैंने लगा दिया, इसको बोलते हैं टॉइलिन। क्या बोलते हैं इसको, टॉइलिन। तो यहाँ पर बोलो कि जो बेंजीन है वो एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग है। ध्यान से देखो, जो ये बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच है वो कौन है, कार्बन है, और जो कार्बन के साथ अटैच है वो कौन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। मतलब जिनको अपन ए, बी, सी बोलते थे वो यहाँ पर क्या है सर, हाइड्रोजन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कार्बन से कम होती है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेटिंग बोलेंगे। समझ में आ गई बात। ठीक है, इसकी बात करें अपन, ये हमारा क्या, बेंजल्डिहाइड है। ध्यान से देख, बेंजीन के साथ डायरेक्टली कौन अटैच है, बेंजीन के साथ डायरेक्टली कार्बन अटैच है। मैंने आपको बोला था कार्बन के साथ अगर डबल बॉन्ड दिख जाए तो सीधा बोल देना कि डीएक्टिवेटिंग है। तो ये अपना क्या होगा, डीएक्टिवेटिंग होगा। ठीक है, आगे बढ़ो, इसकी बात करें अपन। तो यहां पर भी देख, बेंजीन के साथ डायरेक्टली कौन अटैच है, कार्बन अटैच है। कार्बन के साथ डबल बॉन्ड डायरेक्टली दिख रहा है तेरे को, तो तूने बोल दिया कि ये भी क्या, यहाँ पर डीएक्टिवेटिंग की तरह यहाँ पर बेंजीन काम कर रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ो। जैसे ये अपना फिनॉल, ठीक है, फिनॉल बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर बेंजीन के साथ डायरेक्टली कौन अटैच है, ऑक्सीजन अटैच है। ठीक है, तो यहाँ पर जो साइड वाले हैं, मतलब जो हाइड्रोजन है ना, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से क्या सर, कम है, तो मैंने बोल दिया सर एक्टिवेटिंग। कितना सिंपल है। तो कभी भी हम एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग बोल सकते हैं बेंजीन को, हमको खेलना आ गया। ठीक है, जैसे मैं बात करूं इसकी, तो यहां पर देख, बेंजीन के साथ डायरेक्टली कौन अटैच है, नाइट्रोजन अटैच है, नाइट्रोजन अटैच है। और नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड दिख गया तेरे को, तो तूने बोल दिया कि ये अपना क्या सर, डीएक्टिवेटिंग है।
तो हम एक्टिवेटिंग कब बोलेंगे हमको पता लग गया, हम डीएक्टिवेटिंग कब बोलेंगे हमको समझ में बात आ गई। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो यहां तक मैंने आपको समझा दिया कि कब हम एक्टिवेटिंग बोलेंगे और कब हम डीएक्टिवेटिंग बोलेंगे। अब आगे समझते हैं। अब देख, अब देख खेल में हमने क्या सीखना है कि देख हमको ये बात पता लग गई कि जब हम फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर आरसीएल होता है, और जब फ्रीडल क्रॉफ्ट एसाइलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है सर, आरसीओसीएल होता है कि नहीं होता। ये देख ऊपर बताया था मैंने, यहाँ आरसीओसीएल होता है, यहाँ आरसीएल होता है। ठीक है, अब ध्यान से देख फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन में मैंने आपको बोला था कि जो क्लोरीन होगा ना उसके ऊपर अंगूठा रख देना, तो जो बचा हुआ है उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आर है एल्काइल ग्रुप है वो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। और यहाँ पर मैं बात करूँ क्लोरीन के ऊपर मैं अगर अंगूठा रख दूं तो जो बचा हुआ है ना वो मेरा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। यहाँ पर आर सी डबल बॉन्ड ओ क्या है, मेरा इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, तो वही बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि जो क्लोरीन के बगल वाला है ना वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्लोरीन के जो बगल वाला है ना वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, और वो ही जाएगा, जो इलेक्ट्रोफाइल होगा ना वो ही जाएगा। अब बात आती है कि कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा। अब देख केस वन क्या है, केस वन है कि अगर एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग का पता चल रहा हो, अगर एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग का पता चल रहा हो, पहले मैं आपको केस टू बता देता हूं। अगर एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग का पता चल रहा हो तो अगर एक्टिवेटिंग होगा ना, तो अगर बेंजीन एक्टिवेटिंग होगा तो इलेक्ट्रोफाइल को तुम कहां डाल देना, ऑर्थो और पैरा पोजीशन में लगा देना, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगा देना। ठीक है, जहां पर हमारा जो पैरा वाला होता है वो मेजर प्रोडक्ट बनता है। अगर एक्टिवेटिंग होगा बेंजीन तो इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगा देना। पर अगर बेंजीन अपनी डीएक्टिवेटिंग होगी ना, तो अगर हमारी बेंजीन डीएक्टिवेटिंग होगी तो इलेक्ट्रोफाइल को कहां पे लगाया जाता है, मेटा पोजीशन पे लगाया जाता है। कहां पे लगाया जाता है, मेटा पोजीशन पे। पर जब मैं बात करता हूं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की ना, तो यहां पर डीएक्टिवेटिंग अगर होगा तो उसी दिन तुम डायरेक्टली बोल देना कि यहां पर रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, जनरली होता क्या कंसेप्ट में कि जो डीएक्टिवेटिंग होता है ना वहां पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पे लगा देते हैं। पर यहाँ पर अगर हमारा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होगी तो मैं बोल दूंगा कि अगर मेरा डीएक्टिवेटिंग यहाँ पर बेंजीन है तो यहाँ पर हमारी रिएक्शन नहीं होगी। मतलब बात क्लियर है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में डीएक्टिवेटिंग अगर बेंजीन होगी तो वहां पर रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, बात क्लियर है। ठीक है सर, अब देख, अब केस वन क्या है अपना कि अगर एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग का पता ही ना चल रहा हो। ठीक है, जैसे मैंने सिर्फ बेंजीन रख दिया, जैसे मैंने सिर्फ बेंजीन रख दिया, तो बेंजीन में जब यहाँ ऊपर कुछ लगा होता तभी तो पता लगता है एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग का। तो अगर सिर्फ बेंजीन अकेली खड़ी है तो यहाँ पर थोड़ी पता चल रहा है कि एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग है। तो यहाँ पर केस वन इसी के लिए है कि जब पता ही ना चल रहा हो, जब पता ही ना लग रहा हो कि एक्टिवेटिंग बोले या डीएक्टिवेटिंग बोले, तब क्या करना है तुमको, इलेक्ट्रोफाइल को ना बेंजीन की खोपड़ी में लगा देना है। इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन की खोपड़ी में लगा देना है। यही अपना केस नंबर वन है। तो केस वन क्या है अपना कि अगर एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग का पता ना लग रहा हो तो बेंजीन की खोपड़ी में लगा दो। क्या लगा दो सर, इलेक्ट्रोफाइल को। ठीक है, और अगर एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग का पता चल रहा हो तो अगर एक्टिवेटिंग होगा तो इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगाऊंगा, और अगर डीएक्टिवेटिंग होगा तो रिएक्शन यहाँ पर होती ही नहीं है। ठीक है, बात क्लियर है। ठीक है, तो ये अपना खेल हो गया, ये अपना खेल हो गया। तो खेल भी आपको समझ में आ गया। यहाँ पर मैंने आपको एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग का जो कंसेप्ट था उसको भी रिवीजन करा दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। पर उससे पहले यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एक एक्सेप्शन है। मैंने आपको जब एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग का कंसेप्ट लेक्चर्स के दौरान पढ़ाया था वहां पर भी ये एक्सेप्शन बताया था। ये होता क्या है कि जब बेंजीन के साथ डायरेक्टली क्लोरीन अटैच हो ना, जब बेंजीन के साथ डायरेक्टली कोई एक हेलोजन अटैच हो, जैसे यहाँ पर क्लोरीन अटैच है, तो यहाँ पर इसका क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। ये क्या हो जाता है अपना, डीएक्टिवेटिंग हो जाता है। क्या होता है अपना, डीएक्टिवेटिंग होता है। तो अगर ये डीएक्टिवेटिंग है तो इलेक्ट्रोफाइल कहां पर लगेगा, मेटा पोजीशन पे लगेगा कि नहीं लगेगा, मेटा पोजीशन पे लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। पर यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या लग जाता है अपना, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे लगता है। जबकि रूल क्या था कि अगर डीएक्टिवेटिंग होगा तो इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे लगेगा। पर यहाँ पर डीएक्टिवेटिंग होने के बावजूद भी इलेक्ट्रोफाइल कहां पर लग रहा है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक और बात ध्यान रखनी है, ये अपना क्या है सर, एनिलीन है। बेंजीन के ऊपर अगर NH2 लगा होता है वो क्या होता है अपना, एनिलीन होता है। अब यहाँ पर देख एनिलीन एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग है, देख ये हमारा एनिलीन है। अब ध्यान से देख, बेंजीन के साथ डायरेक्टली कौन अटैच है सर, नाइट्रोजन अटैच है। तो जो किनारे से लगे हुए हाइड्रोजन, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो नाइट्रोजन से सर कम है, तो ये एक्टिवेटिंग ही तो होगा। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर एक्टिवेटिंग। तो एनिलीन क्या होता है अपना, एक्टिवेटिंग होता है।
ठीक है। पर एनिलीन अगर रिएक्शन करेगा स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन में ना, अगर एनिलीन स्ट्रॉन्ग एसिड कंडीशन में चला गया तो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एनिलियम आयन में। किसमें, एनिलियम आयन में। इसकी खोपड़ी में हो जाता है NH3 पॉजिटिव, ठीक है, NH3 पॉजिटिव। अब खोपड़ी में पॉजिटिव है मतलब माइनस आई, मतलब ये क्या अपना डीएक्टिवेटिंग बन जाता है, ये क्या हो जाता है अपना डीएक्टिवेटिंग हो जाता है। बस तुमको इतना ध्यान रखना है कि एनिलीन अपना क्या है, एक्टिवेटिंग है, पर एनिलियम आयन अपना क्या होता है, डीएक्टिवेटिंग होता है। बात क्लियर है, ठीक है। एनिलीन अपना क्या सर, एक्टिवेटिंग है, पर एनिलियम आयन अपना क्या होता है, डीएक्टिवेटिंग होता है। ये आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है पहले भी, ठीक है। तो इतनी बातें अगर आपने ध्यान रख ली अभी, तो आपका कोई भी क्वेश्चन अटकने वाला नहीं है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे, ताकि हमारा पूरा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बिल्कुल कमांड में आ जाए। सारे कंसेप्ट मैंने आपको बता दिए, कोई भी अब और कंसेप्ट नहीं बचा हुआ। अब हम चलते हैं आगे, पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन देखते हैं, सर ये क्या है, बेंजीन है। बेंजीन में क्या सर एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग का पता चल रहा है, सर नहीं चल रहा। तो हमको पता है कि इलेक्ट्रोफाइल को कहां पर लगाएंगे, सर बेंजीन की खोपड़ी में लगा देंगे। बस अब हमको क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल ढूंढना है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा। कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं क्या करूंगा ना, मैं क्या करूंगा, क्लोरीन मुझे दिख रहा है, क्लोरीन के ऊपर अंगूठा रख दूंगा, तो जो बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा, मेरा इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, मेरा इलेक्ट्रोफाइल हो गया, यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ लगा दूंगा, बेंजीन की खोपड़ी में लगा दूंगा। मैं क्या कर दूंगा, मैं क्या कर दूंगा, इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन की खोपड़ी में लगा दूंगा। ये लगा दिया मैंने, CH2 CH3, ये मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कोई मुश्किल है क्या, ये कुछ भी मुश्किल नहीं है भाई, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो ये तुमने सॉल्व कर दिया, और जब तुम घर आए तुमको लगा कि तुमको +4 मिल चुके हैं, पर तुमको बाद में पता लगा जब तुमने रिजल्ट देखा कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में तो तुमको -5 मिल गया। अब तुम सोच रहे हो कि मैंने तुमको गलत पढ़ा दिया। भाई तुमने ये सब कुछ सही तो किया, तुमने कंसेप्ट भी सही लगाया, पर तुम ये भूल गए क्या यार, ये कौन सी रिएक्शन है अपनी, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है ना, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है। यहाँ पर हमारा जो कार्बोकटायन है कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है ना, ये बन रहा है। तो यहाँ पर भाई ये तो चेक करो कि इसका क्या रीअरेंजमेंट तो नहीं होगा कहीं, कहीं यहाँ पर कार्बोकटायन का रीअरेंजमेंट तो नहीं होगा, क्योंकि हमने ऊपर क्या पढ़ा था, ऊपर क्या पढ़ा था कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में कार्बोकटायन बनता है। तो कार्बोकटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट भी तो पॉसिबल है, यहाँ पर रीअरेंजमेंट भी तो पॉसिबल है भाई। तो अब अपन ये चेक करते हैं कि रीअरेंजमेंट कहीं होगा तो नहीं इस कार्बोकटायन का। अभी इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं सर, ये अल्फा कार्बन, और इसके पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं सर, 2 है, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। अगर मैं इस प्लस को यहाँ भेज दूं, ठीक है, तो प्लस को अगर मैं यहाँ भेजूं तो यहाँ से हाइड्रोजन भी तो वहां जाएगा, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होगी यहाँ पर रीअरेंजमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, CH3 CH, और ये हो जाएगा CH3। तो अगर ये रीअरेंजमेंट करके ऐसा बनना चाहे तो क्या बन पाएगा, देखते हैं अपन। अब अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 और 3 6 हो गए। पहले कितने थे सर, पहले 2 थे, अब 6 हो गए। तो यहाँ पर ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन गया, मतलब यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा, होगा सर। तो ये रीअरेंजमेंट करके ना कार्बोकेटाइन हमारा ऐसा बन चुका है, मतलब यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा अब कौन सा बनेगा वो, मतलब वो ये वाला निकला है अब, ये मतलब ये अपना लगेगा बेंजीन की खोपड़ी में। बात क्लियर है। यहाँ पर कार्बोकेटाइन जो निकला था उसको डायरेक्टली बेंजीन की खोपड़ी में मत लगा देना, पहले ये चेक करना कि कहीं उसका रीअरेंजमेंट तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो जब रीअरेंजमेंट होगा उसका, तो जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा वो लगेगा बेंजीन की खोपड़ी में। तो बेंजीन की खोपड़ी में यहाँ पर क्या लगेगा, CH3। बात क्लियर है, समझ में आ गई बात, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। मुश्किल है क्या, कोई मुश्किल नहीं है यार, कंसेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए, यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेगा फिर। अब इसकी बात करते हैं अपन, इसकी बात करते हैं। ये हमारा बेंजीन है, क्या इसमें एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग का पता चल रहा है, सर नहीं चल रहा। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन की खोपड़ी में लगा देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल निकालते हैं, क्लोरीन के ऊपर मैंने अंगूठा रखा, तो क्लोरीन के अलावा जो बचा हुआ है वो क्या हो गया, मेरा इलेक्ट्रोफाइल हो गया। तो यहाँ पर देख, कार्बन, कार्बन के साथ 3 क्या लगे हुए हैं, मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, CH3 CH3 CH3। इस कार्बन की खोपड़ी में क्या प्लस चार्ज है। अल्फा हाइड्रोजन देख कितने हैं इसमें, 3 और 3 6 और 3 9। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी इतना स्टेबल है, इससे ज्यादा स्टेबल हो ही नहीं सकता ये। यहाँ पर क्या इसका रीअरेंजमेंट होगा, नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा स्टेबल है, मतलब यही लगेगा अपनी बेंजीन की खोपड़ी में। तो बेंजीन बनाया और बेंजीन की खोपड़ी में अपने को यही लगा देना है। ये हो गया अपना आंसर।
कोई मुश्किल है क्या? कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन, इसको देखते हैं। ये अपना बेंजीन है। अब यहाँ पर देख क्या लिखा हुआ है, नियोपेंटाइल क्लोराइड। अगर आपको नियोपेंटाइल बनाना ही नहीं आता फिर कैसे बनाओगे आप? तो यहाँ पर देख नियोपेंटाइल, मैंने आपको ऑलरेडी जब मैं लेक्चर्स करा रहा था इन शब्दों के बारे में बिल्कुल अच्छे से बता रखा है। नियो मतलब ऐसा बनता है, नियो में देख ऐसा, ठीक है, ऐसा बनता है। तो यहाँ पर देख एक 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 एक, ठीक है, तो 4 कार्बन हो गए टोटल, यहाँ पर 5 रखने हैं तो तूने एक और बना दिया। ठीक है, ये CH3, ये CH3, ये CH3, ठीक है। अब क्या, नियोपेंटाइल क्लोराइड, तो ये CH2 और ये क्लोरीन, तो ये मेरा बन गया सर नियोपेंटाइल क्लोराइड। बात क्लियर है? ठीक है सर। अब देख, अब देख, अब यहां पर देख, जो रिएक्टेंट है हमारे पास कौन है, बेंजीन है, उसमें क्या एक्टिविटी और डीएक्टिविटी का पता चल रहा है सर? नहीं चल रहा। मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल होगा उसको बेंजीन की खोपड़ी में लगा दूंगा। यस सर। तो मैंने क्लोरीन के ऊपर अंगूठा रखा तो इस पे प्लस चार्ज आ गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। ठीक है, पर अभी हमको चेक करना है कि कहीं यहाँ पर जो कार्बोकेटायन बना है ना वो रीअरेंजमेंट तो नहीं होगा, उसका रीअरेंजमेंट तो नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अभी इसका अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं सर इसमें? यहाँ पर तो सर 0 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास अभी 0 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये क्या करेगा, रीअरेंजमेंट करने की कोशिश करेगा। अब ध्यान से देख, तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा तो यहाँ पर शिफ्टिंग होती है। तो इसने ना बगल वाले कार्बन को बोला कि तुम मुझे अपना क्या दे दो, हाइड्रोजन दे दो। हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होती है जैसे हमने ऊपर करी थी यहाँ पर। ठीक है, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होके ही तो हमारा रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, पर यहाँ पर इसने बोला कि भाई मेरे पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम शिफ्टिंग देख कैसे करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन मांगते हैं, हाइड्रोजन अगर होगा तो सही बात है, अगर हाइड्रोजन नहीं होगा तो हम मांगते हैं इथाइल। इथाइल हुआ तो ठीक है दे देगा, और नहीं हुआ तो लास्ट में हम मांगते हैं मिथाइल। ठीक है, तो यहाँ पर इसने बगल वाले कार्बन से, इस वाले कार्बन से पहले हाइड्रोजन मांगा, इसके पास हाइड्रोजन था ही नहीं तो कैसे देता। ठीक है, तो फिर इसने बोला कि अपना मिथाइल, सॉरी इथाइल दे दो, इसके पास इथाइल भी नहीं है तो ये इथाइल कैसे देता। फिर लास्ट में मांगा क्या, मिथाइल, तो इसने बोला कि मिथाइल ही दे दो, तो इसने बोला कि हाँ मेरे पास मिथाइल है, ठीक है मिथाइल ले लो। तो ये वाला जो कार्बन है ना ये मिथाइल दे देगा अपना, तो ये बन गया अपना CH3 CH3, और ये प्लस यहाँ पर आ गया, एक मिथाइल इसने उधर उधर दे दिया बगल वाले कार्बन को, ये अपना ये था और एक मिथाइल इसके पास आ गया। ठीक है, तो ये ऐसा बन गया। अब हम देखते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 और 3 6 और 2 8, अल्फा हाइड्रोजन 8 हो गए। पहले कितने थे, 0 थे, अब 8 हो गए थे। कितना भयंकर स्टेबल हो गया। अब क्या ये वापस रीअरेंजमेंट होगा? नहीं होगा, क्योंकि यही मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बन चुका है। मतलब अब हमको इसी कार्बोकेटायन पे खेलना है और इसी को बेंजीन की खोपड़ी में लगा देना है। ये मैंने बेंजीन बनाया और बेंजीन की खोपड़ी में लगा दिया मैंने C, इधर से CH2 CH3 और एक तरफ से CH3 और इधर लगा दिया CH3। तो ये मेरा क्या हो गया सर, आंसर आ गया। कोई दिक्कत है? कोई भी मुश्किल नहीं है यार, अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर है ना तो हमारा आराम से खेल हो जाएगा। और ये जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ये अच्छे लेवल के करा रहा हूँ, जेईई मेंस लेवल के करा रहा हूँ भाई। नीट में इतना भयंकर क्वेश्चन नहीं आएगा, नीट में इतने भयंकर रिएजेंट नहीं देंगे। वो सिंपल से क्या दे देंगे पता है तेरे को? वो बताऊं क्या बोल देंगे, ये बेंजीन बनाएंगे, यहाँ पर वो देंगे CH3Cl, नीचे लिख देंगे AlCl3। ठीक है, तुमने क्या करना है भाई, क्लोरीन के ऊपर अंगूठा रखा तो यहाँ पर ये पॉजिटिव, इसका रीअरेंजमेंट तो होगा नहीं, इसी को कहीं ना कहीं खोपड़ी में डाल देना बेंजीन के, तो ये आंसर तुम्हारा आ जाएगा। तो नीट में इतने सिंपल सिंपल आते हैं। ये जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ये अच्छे लेवल के करा रहा हूँ भाई, ये आपके जेईई मेंस लेवल में आते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्या है सर, बेंजीन है। ठीक है, एक्टिविटी डीएक्टिविटी का पता चल रहा है क्या सर? नहीं चल रहा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन के खोपड़ी में लगा देना है। अब ध्यान से देखो, आगे जो रिएजेंट है ना वो किसका रिएजेंट है सर? वो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का नहीं है, वो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है RCOCl। ये किसका होता है? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का। तो यहाँ पर क्या रीअरेंजमेंट होता है? यहाँ पर तो कोई रीअरेंजमेंट ही नहीं होता, यहाँ पर तो सिंपल है, यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर हमने क्या किया, क्लोरीन के ऊपर अंगूठा रखा तो प्लस चार्ज यहाँ पर आ गया और सीधा इसको बेंजीन की खोपड़ी में लगा दो। क्या किया मैंने, सीधा इसी को बेंजीन की खोपड़ी में लगा दिया, ये मेरा आंसर आ गया। कितना सिंपल है यार, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत अगर है तो वो कहाँ पर है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में, क्योंकि वहां पर कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट करना पड़ता है। और अगर मुझे रीअरेंजमेंट करना आता है ना तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसकी बात करें अपन,
ये अपना बेंजीन है, एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग का पता नहीं चल रहा, मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो बेंजीन की खोपड़ी में लगेगा, ठीक है। यहाँ पर जो रिएजेंट है वो किसका है सर, फ्रीडल क्रॉप एसाइलेशन का। तो ये मैंने क्या किया, क्लोरीन के ऊपर अंगूठा रखा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये अपना इलेक्ट्रोफाइल, और इसको डायरेक्टली कहाँ लगा दिया, बेंजीन की खोपड़ी में, सी डबल बॉन्ड ओ, फिर क्या सी एच, और इसमें 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। कितना सिंपल है यार। आगे बढ़ते हैं अपन। अब देख, ये क्या अपना टोइलिन है, ठीक है। तो यहाँ पर देख, यहाँ पर बेंजीन के साथ कुछ लगे हुए हैं, मतलब यहाँ पर एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग का कंसेप्ट चलेगा। अब देख, बेंजीन के साथ जो डायरेक्टली अटैच है कौन है, कार्बन है, और कार्बन से जो अटैच है हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कार्बन से कम होती है, मतलब ये अपना एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग है सर, ये तो अपना एक्टिवेटिंग है। अगर ये एक्टिवेटिंग है तो जो इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा वो कहाँ जाएगा सर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाएगा कि नहीं जाएगा, यस सर जाएगा। तो यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर मैंने अंगूठा रखा, तो ये पॉजिटिव यहाँ पर, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये रीअरेंजमेंट थोड़ी करेगा, एक कार्बन का है वो क्या रीअरेंजमेंट करेगा यार, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उसको एक बार ऑर्थो पोजीशन पे लगा दिया इलेक्ट्रोफाइल, और एक बार मैंने क्या किया, इलेक्ट्रोफाइल को पैरा पोजीशन पे लगा दिया। और जो पैरा वाला होता है वो क्या बनता है, मेजर प्रोडक्ट बनता है। कितना सिंपल है, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वापस मैंने देखा कि सर यहाँ पर एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग का कंसेप्ट चलेगा, ये एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग, सर ये तो अपना एक्टिवेटिंग है। तो यहाँ से आगे जो रिएजेंट दे रखे थे वो किसके दे रखे थे, फ्रीडल क्रॉप एसाइलेशन के, वहां पर तो कोई रीअरेंजमेंट भी नहीं होता, ठीक है। तो मैंने क्या किया, क्लोरीन के ऊपर अंगूठा रखा, तो यहाँ पर प्लस चार्ज, ये इलेक्ट्रोफाइल, और इसको मैंने एक बार ऑर्थो में लगा दिया और एक बार पैरा में लगा दिया। तो एक बार मैं क्या लगा देता हूँ, ऑर्थो में लगा देता हूँ, और एक बार क्या करता हूँ, पैरा में लगा देता हूँ। तो ये मेरे आंसर आ गए, और ये मेरा क्या बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। कितना सिंपल है। आगे बढ़ते हैं अपन। अब ध्यान से देख, ये देख, ये क्या है अपना, सर ये तो अपना एक्सेप्शन था, सर ये तो अपना डीएक्टिवेटिंग था, ये तो अपना डीएक्टिवेटिंग था, क्या था ये अपना डीएक्टिवेटिंग था। पर यहाँ पर ये एक्सेप्शन था यार, डीएक्टिवेटिंग होता तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अपना मेटा पोजीशन पे लगता है, और ये एक्सेप्शन होता है ना अपना। पर यहाँ पर ये एक्सेप्शन के तौर पे इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे चला जाता है। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ चला जाता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो ये यहाँ पर अंगूठा लगा क्लोरीन के ऊपर, ये पॉजिटिव चार्ज, तो एक बार ऑर्थो में लगा दे और एक बार पैरा में लगा दे, एक बार ऑर्थो में लगा दे और एक बार पैरा में लगा दे, ठीक है। तो ये हमारे आंसर आ जाएंगे। अब यहाँ पर तुम ऐसे मत समझना कि ये तो सर अपना डीएक्टिवेटिंग था, और आपने बोला था कि अगर डीएक्टिवेटिंग होगा तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती, पर ये एक्सेप्शन है, यहाँ पर हो जाती है। बस इतना ध्यान रखना, ये एक्सेप्शन था, बस यहाँ पर हो जाती है। बाकी इसके अलावा कोई डीएक्टिवेटिंग अगर आएगा ना तो वहां पर बोलना कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। बेंजीन की खोपड़ी में नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम खोल के अगर लिखें तो एन डबल बॉन्ड ओ, और ये ओ। तो यहाँ पर ध्यान से देख, बेंजीन से जो डायरेक्टली अटैच है कौन है, नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन से अगर डबल बॉन्ड अटैच है मतलब ये क्या अपना डीएक्टिवेटिंग है। डीएक्टिवेटिंग में क्या रिएक्शन होती है क्या, नहीं होती सर, ये रिएक्शन तो होगी ही नहीं, ये रिएक्शन तो होगी ही नहीं। कितना सिंपल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, इसको देखते हैं। सर ये एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग, अभी हमने देखा था ऊपर एनिलीन अपना क्या था सर, एक्टिवेटिंग था, ठीक है। एनिलीन क्या था अपना, एक्टिवेटिंग था। तो यहां पर होगा क्या, ये मैंने इसके ऊपर अंगूठा रखा, ये प्लस चार्ज यहाँ पर, तो क्या इसका रीअरेंजमेंट होगा, इसका रीअरेंजमेंट होता ही नहीं है। 2 कार्बन का है, 2 कार्बन का कार्बोकेटाइन है, उसका क्या रीअरेंजमेंट होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या, ये जो प्लस वाला है एक बार ये ऑर्थो में चला जाएगा और एक बार ये पैरा में चला जाएगा। कितना सिंपल है, आंसर आ जाएगा मेरा NH2, एक बार ऑर्थो में लगा दे और एक बार पैरा में लगा दे, ठीक है। और पैरा वाला क्या बन जाता है, मेजर प्रोडक्ट बन जाता है, कोई दिक्कत। पर ये अपना क्या सर, ये तो एनिलियम आयन है। एनिलियम आयन क्या होता है सर, डीएक्टिवेटिंग होता है। क्या यहाँ पर रिएक्शन होगी सर, यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होने वाली, कोई दिक्कत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको, मैंने बहुत सारे एग्जांपल प्रैक्टिस करवाए और आपको सब समझ में आ गया होगा कि कैसे अपने को खेलना है।
बाकी अगर आपको दिक्कत हो रही होगी तो रीअरेंजमेंट में शायद हो रही होगी, पर अगर आपने मेरे सारे लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको रीअरेंजमेंट करना बिल्कुल अच्छे से आता होगा। फिर अगर आपको रीअरेंजमेंट करना आता है, रीअरेंजमेंट खेलना आता है, तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं महसूस होने वाली, ठीक है। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। मतलब सर जो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है ना, उसकी कुछ कमियां हैं, उसकी कुछ खामियां हैं, उन खामियों के बारे में, उन लिमिटेशंस के बारे में अब हम बात करेंगे। सबसे पहली लिमिटेशन आती है रीअरेंजमेंट ऑफ एल्काइल ग्रुप। यहाँ पर हमको पता है कार्बोकैटायन बनता है और वो कार्बोकैटायन अगर पॉसिबल होगा तो रीअरेंजमेंट वहां पर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं। एक मेरे पास मान ले बेंजीन है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसकी रिएक्शन कराई सर, CH3 CH2 CH2 Cl, इधर मैं ले रहा हूँ AlCl3, ठीक है। अब मैं चाह क्या रहा हूँ ना, मैं चाहता क्या हूँ कि यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर मैंने अंगूठा रखा, ये मेरा कहीं ना कहीं ये आ गया, इलेक्ट्रोफाइल आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि यही मेरी खोपड़ी में लग जाए बेंजीन के, ये मैं चाहता हूँ कि ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए। पर हो क्या जा रहा है, क्या हो क्या जा रहा है ना, यहाँ पर हो क्या जा रहा है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पर कार्बोकैटायन बन रहा है ना, तो कार्बोकैटायन यहाँ पर रीअरेंजमेंट कर जाएगा यार, क्योंकि यहाँ पर अभी अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, इसके पास 2 हैं। अगर ये रीअरेंजमेंट कर जाएगा तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, देख इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। तो ये इससे इसमें कन्वर्ट हो जाता है, और अब यही अपना कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोफाइल बन के बेंजीन की खोपड़ी में लग जाता है। हमारा जो आंसर आता है वो ऐसा आ जाता है, ये आ जाता है। मेरे को चाहिए ये था और मेरे को मिल ये गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक लिमिटेशन ये क्रिएट कर जाती है कि जो इलेक्ट्रोफाइल है ना, वहां पर वो कार्बोकैटायन बन रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो जाता है यार। तो हमको अगर चाहिए कि मैं चाहता हूं कि बेंजीन की खोपड़ी में एक लंबी लॉन्ग चेन आ जाए कार्बन की, तो वो नहीं बन पा रही यार, मेरे को मिल जा रही है ऐसी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो जाएगा कार्बोकैटायन का। तो ये कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन क्रिएट करता है कहीं ना कहीं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अपन अगले लिमिटेशन की बात करते हैं। ये आती है अपनी पॉली एल्काइलेशन। पॉली मतलब मैनी, एक से ज्यादा, ठीक है। पॉली एल्काइलेशन, अब ध्यान से देख, एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। ये मान ले बेंजीन है मेरे पास, ठीक है, और इसकी रिएक्शन मैंने कराई सर CH3Cl AlCl3 से, ठीक है। तो यहां पर होता क्या है, क्लोरीन के ऊपर मैंने अंगूठा रखा, ये पॉजिटिव चार्ज इस पे गया, और यहां पर बेंजीन की खोपड़ी में लग गया CH3। तो मैं चाहता हूं कि मेरे को ये आंसर मिल जाए, ठीक है, ये आंसर मिल जाए। पर यहाँ पर होता क्या है ना भाई, ये जो मेरे को आंसर मिल गया, ये जो मुझे आंसर मिलना चाहिए था, यहाँ पर ये होता क्या कि अब ध्यान से देख, ये जो बेंजीन है ये क्या हो गई सर, एक्टिवेटिंग हो गई यार, ये एक्टिवेटिंग हो गई, मतलब ये और एक्टिवेट हो चुकी है भाई। अब ये क्या कर रही है ना, ये बोल रही है कि मुझे और रिएक्शन कराओ, मुझे और वापस से उसी के साथ रिएक्शन कराओ, उन्हीं रिएजेंट के साथ वापस रिएक्शन कराओ। तो ये वापस अगर इसके साथ रिएक्शन कर देगी तो वापस हमको पता है कि अब क्या बनने वाला है सर, इसके ऊपर अंगूठा रखूंगा, ये प्लस चार्ज यहाँ पर आएगा, ये CH3 ऊपर लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रोफाइल एक बार ऑर्थो पोजीशन पे और एक बार पैरा पोजीशन पे। मैं चाहता था मुझे सिर्फ ये मिले, पर अब मुझे ये भी मिल रहे हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मुझे ये भी मिल रहे हैं, तो मैंने बोल दिया सर पॉली एल्काइलेशन। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर जब मैं बेंजीन की रिएक्शन इसके साथ कराता हूँ तो मेरा प्रोडक्ट ये बन गया, और ये एक्टिवेटिंग बेंजीन बन गई। बेंजीन जब एक्टिवेट हो जाएगी तो फर्दर यहाँ पर रिएक्शन कर जाएगी, और यहाँ पर ये भी हमको प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो यहाँ पर पॉली एल्काइलेशन की दिक्कत हो गई। ये भी एक लिमिटेशन है किसकी, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ में आ रही होंगी। आगे बात करते हैं अपन। अब आती है बात हिंड्रेंस ड्यू टू मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप मतलब डीएक्टिवेटिंग वाले, डीएक्टिवेटिंग वाले। मैंने आपको बताया था कि अगर बेंजीन डीएक्टिवेटिंग होगा तो इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे लगते हैं कि नहीं लगते, ठीक है। तो मैं चाहता क्या था, मैं चाहता क्या था कि ये अपना डीएक्टिवेटिंग है, यस सर। मैं चाहता क्या था कि जो डीएक्टिवेटिंग है ना उसकी भी रिएक्शन हो जाए, पर यहाँ पर जो डीएक्टिवेटिंग वाले है ना वो कहीं ना कहीं रिएक्शन ही नहीं देते। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, ये तो लिमिटेशन ही है किसकी, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन। एक और लिमिटेशन होती है, वो होती है एराइल हैलाइड कैन नॉट बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ एल्काइल हैलाइड। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में हम क्या यूज करते हैं, RCl यूज करते हैं, ठीक है, RCl यूज करते हैं। अब ये जो R है ना, ये हमारा ऐसा नहीं हो सकता,
ये हमारा ऐसा नहीं हो सकता, ये एक एराइल ग्रुप नहीं बन सकता। ये सिर्फ यहाँ पर एल्काइल ग्रुप ही होगा, वो एराइल ग्रुप नहीं बन सकता। ठीक है, एराइल ग्रुप अगर हुआ तो यहाँ पर रिएक्शन ही नहीं होगी, मतलब वहां पर जो हम आरसीएल ले रहे हैं वो एल्काइल ग्रुप ही लेना पड़ेगा हमको। तो ये भी कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन होती है किसकी, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइल, सॉरी फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन की। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 4 लिमिटेशंस की बात करी। पहली लिमिटेशन हमने देखी रीअरेंजमेंट ऑफ एल्काइल ग्रुप, फिर बात करी हमने पॉली एल्काइलेशन की, फिर बात करी हिंड्रेंस ड्यू टू मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, और लास्ट में बात करी कि जो एल्काइल हैलाइड है वो एल्काइल हैलाइड ही होना चाहिए, एराइल हैलाइड वहां पर नहीं ले सकते अपन। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर एक नोट आपको लिखा हुआ है मैंने, ये एनसीईआरटी में दे रखा है, तो इसको भी आपको पता होना चाहिए कि जो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन होती है ना, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, वहां पर रिएजेंट अपना क्या होता है, RCOCl होता था। ठीक है, तो ये तो होता ही है, पर इसके अलावा एक और चीज हो सकती है, जो हमारा एसाइल हैलाइड है ना, मतलब RCOCl है ना, उसकी जगह में हमारा ये भी हो सकता है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड भी आपको मिल सकता है। जो हमारा एसाइल हैलाइड है ना, उसकी जगह पे आपको एसिड एनहाइड्राइड भी मिल सकता है। एसिड एनहाइड्राइड मतलब RC डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O R, ये फॉर्मूला होता है एसिड एनहाइड्राइड का। ठीक है, तो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में RCOCl भी हो सकता है और एसिड एनहाइड्राइड भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो एसिड एनहाइड्राइड अगर होगा, अगर एसिड एनहाइड्राइड होगा तो आपको कैसे खेलना है, ध्यान से देखो। इसको बॉन्ड को तोड़ना है, चाहे तुम इसको तोड़ो चाहे तुम इसको तोड़ो, किसी को भी तोड़ सकते हो। तो मान लो मैं इसको तोड़ रहा हूँ, तो ऑक्सीजन और कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है सर, ऑक्सीजन है, तो इधर मैंने माइनस डाल दिया और इधर मैंने प्लस डाल दिया। बस ऐसा इसको तोड़ना है, इतना अपने को आना चाहिए। ठीक है, तो बस मैं इतना बोलना चाह रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है तो वहां पर तुम्हारा जो रिएजेंट है वो RCOCl भी हो सकता है और एसिड एनहाइड्राइड भी हो सकता है, और एसिड एनहाइड्राइड अगर होगा तो मुझे पता लग गया कि उसको अपने को कैसे तोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये बेंजीन दे रखी है, बेंजीन के साथ रिएक्शन हो रही है सर एसिटिक एनहाइड्राइड की, मैं समझ गया। यहाँ पर AlCl3 भी दे रखा है, मैं समझ गया ये फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। मैंने यहाँ पर इस बॉन्ड को तोड़ा, इधर माइनस दिया इधर प्लस दिया। ठीक है, मतलब ये अपना इलेक्ट्रोफाइल हो गया, तो ये कहाँ लगेगा, बेंजीन की खोपड़ी में लगेगा। ये बन गया अपना COCH3। ठीक है, बाकी यहां से जो H निकला होगा ना, यहाँ पर H था पहले, H जो निकला होगा, H पॉजिटिव निकला होगा ना, तो वो H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, इस माइनस वाले के पास जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा अपना CH3 COOH, तो यहाँ पर हमारा एसिड भी बन जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। इस रिएक्शन को भी हम क्या बोलेंगे, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सारे कंसेप्ट करा दिया आपको, सारी यहाँ पर एग्जांपल प्रैक्टिस भी आपको करा दी। अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं जो हमारे PYQ में पूछे गए हैं। पहले हम देखते हैं सर नीट की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन इजिली। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा, और अगर देगा भी तो बहुत मुश्किल से मरते मरते देगा। तो कॉमन सेंस की बात है, मतलब हमको डीएक्टिवेटिंग वाला ढूंढना है, डीएक्टिवेटिंग वाला। तो ऑप्शन नंबर 1 ध्यान से देखो, नाइट्रोबेंजीन लिखा हुआ है भाई। नाइट्रोबेंजीन मतलब बेंजीन की खोपड़ी में NO2, और यहाँ पर देख नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड लगा रहेगा, तो यहाँ पर कॉमन सेंस की बात है, ये डीएक्टिवेटिंग है और ये हमारा फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। बात क्लियर है? ठीक है, तो आंसर हमारा बिल्कुल 1 सेकंड में आ गया, ऑप्शन नंबर ए। नीट में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एलन में एक क्वेश्चन पूछा गया, द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट, एक रिएक्शन इन्होंने दे रखी थी। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देख, इन्होंने जो रिएजेंट ले रखा है CH3Cl ले रखा है, यानी RCl ले रखा है, तो इस रिएक्शन का नाम क्या होगा सर, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन या फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। सर फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, मैंने मार दिया ऑप्शन नंबर ए। कितना सिंपल है, 1 सेकंड का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अपन। अब ये क्वेश्चन पूछा गया AIEEE में। ठीक है, What are the most suitable reagents that are required for the following reaction conversion, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, ये बेंजीन है। ठीक है, और बेंजीन के बाद हमने देखा प्रोडक्ट में यहाँ पर ये चीज अटैच हो गई, ये चीज अटैच हो गई। चलो इसको खोल के लिखते हैं एक बार। CH3, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये और एक कार्बन, बस 2 ही कार्बन है। ठीक है, तो ये किनारे वाला क्या होगा, CH3 होगा, और ये वाला कार्बन क्या होगा, CH2 होगा, और इसमें प्लस चार्ज रहा होगा, तभी तो ये यहाँ पर चिपका है, इलेक्ट्रोफाइल रहा होगा ना ये। ठीक है, मतलब हमको ये दिखना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर जब रिएजेंट की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर क्लोरीन अटैच होगा, तो इस प्लस को अगर मैं हटाऊं तो वहाँ पर क्लोरीन अटैच रहा होगा, मतलब ये होना चाहिए, और इसके साथ AlCl3 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी देखो, CH3 CH2Cl और AlCl3,
बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं हुई। ध्यान से अगर तुम रिएक्शन को सॉल्व करके भी देखो, ये तुम्हारे पास बेंजीन थी और अगर तुम्हारे पास ये रिएजेंट होता तो देख क्लोरीन के ऊपर मैंने अंगूठा रखा, प्लस चार्ज अपना यहाँ पर चला गया, क्या यहाँ पर 2 कार्बन में रीअरेंजमेंट होता है? नहीं होता। तो मतलब यही कार्बन यहाँ पर बेंजीन की खोपड़ी में लग जाएगा, CH2CH3 बन जाएगा और ये जो हमारा प्रोडक्ट बनाया ना वो और ये सेम ही तो है, वो और ये सेम ही तो है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा AIEEE में पूछा गया था। अब बात आती है अगले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था JEE मेंस में। ठीक है, यहाँ पर हमको प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, इसके साथ इन्होंने AlCl3 भी दे रखा था। ठीक है, अब ध्यान से देख, इस पे अगर मैं अंगूठा रखूं तो प्लस चार्ज तेरे यहां पर आ जाएगा, मतलब इसको अगर मैं खोल के लिखूं कैसे बनेगा ये? CH3 CH2 CH2 प्लस। ठीक है, अब क्या इसका रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा? कॉमन सेंस की बात है, इसका रीअरेंजमेंट होगा। ये रीअरेंजमेंट करके कैसे बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा। ये क्वेश्चन हमने अभी ऊपर भी किया था। ठीक है, मतलब अब यही कहीं ना कहीं लगेगा हमारे बेंजीन की खोपड़ी में। आंसर हमारा आ जाएगा CH3। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन देखो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी देखो, यही तो बन रहा है। इसको अगर बॉन्ड लाइन मेथड से मैं बनाऊं तो ये ऐसा ही तो बनेगा, तो यही तो आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो कितना सिंपल है, JEE मेंस का क्वेश्चन था ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब क्वेश्चन आ रहा KCET। ठीक है, एक एग्जाम होता था कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये एक इंजीनियरिंग का एग्जाम होता था, शायद अब नहीं होता। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द मिसिंग रिएजेंट, मतलब एक्स ढूंढना है आपको कि एक्स क्या है इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये एक्स क्या है अपना? ठीक है, तो यहाँ पर देख ये क्या है अपना? बेंजीन है, X AlCl3 और ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो हम देखते हैं कि बेंजीन की खोपड़ी में ये क्या चीज लगी हुई है, ये क्या चीज लगी हुई है। तो इसको मैं ऐसे का ऐसे ही लिख देता हूँ यूं। तो यहाँ पर प्लस रहा होगा तभी तो ये बेंजीन की खोपड़ी में चिपका है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको प्लस बना देता हूँ इसका। ठीक है, इसको खोल के अगर मैं लिखूं तो क्या बनेगा? ये CH3 CH पॉजिटिव CH2 CH3, ये हमको चाहिए। ठीक है, मतलब ये हमारा कहीं ना कहीं एक्स रहा होगा, यही तो हमारा एक्स रहा होगा। इसका नाम देखते हैं 1 2 3 4। यहाँ पर प्लस में क्या रहा होगा? कोई हेलोजन लगा होगा, क्लोरीन। ठीक है, तो मैं बोल दूं इसको क्या? 2 क्लोरो ब्यूटेन। मैं इसको बोल दूं 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। कितना सिंपल है। तो ऐसे ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं इधर उधर से घुमा के ये कहीं ना कहीं पूछ सकते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में, और बिल्कुल आसानी से हम यहाँ पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं चंद सेकंडों में। ठीक है, नीट के अगर तुम क्वेश्चन देखोगे तो नीट में तो इतने सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था कि तुम कहीं ना कहीं 1 सेकंड के अंदर आंसर निकाल सकते हो। पर यहाँ पर थोड़ा JEE मेंस में अगर तुम देखोगे तो इन्होंने थोड़ा तुम्हारा दिमाग घुमाने की कोशिश करी, पर हमने खेल जानना हमको आता है, हमारा दिमाग नहीं घूमने वाला, हम फिर भी 2 से 3 सेकंड में आंसर निकाल के दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये था अपना वीडियो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैंने सारे कंसेप्ट जो इसमें यूज में आ सकते हैं और जहां से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है वो सारे कवर करवाए। एनसीईआरटी में इतना सारा नहीं दे रखा, एनसीईआरटी में इतना सा दे रखा है, मैंने आपको इस रिएक्शन को इतने लेवल पे पढ़ा दिया, क्योंकि ये रिएक्शन आपके 2 से 3 चैप्टर में एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दे रखी है। मतलब ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसके बारे में डिटेल में जानना हमारा फर्ज है और हमको जानना भी चाहिए। नीट 2024 में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था और यहाँ से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। और आगे आपको मैं अब पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोफिलिक वर्सेस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसको भी बिल्कुल अच्छी तरीके से हम कंप्लीट करेंगे और बिल्कुल कमांड में ले आएंगे। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपने पसंद की होगी, और अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर किसी पार्ट में कोई दिक्कत हुई, कोई कंफ्यूजन है या कोई डाउट आपको पूछना चाहते हो तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। बाकी कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बनूं मैं हिस्ट्री, फोकस ऑन विक्ट्री, काम करूं डेली। कहते हैं लोग सुनूं सिर्फ मेरी मंजिल ना गहरी, मानूं ना हार।